हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस लेक्चर में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मैथमेटिक्स का टॉपिक का नाम है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट और ये हमारा ओवरऑल लेक्चर नंबर 54 है। अगर आपने अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो लेक्चर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। इस लेक्चर में हम कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे और कुछ फार्मूले पढ़ेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन करेंगे। तो पहले हम इंटरेस्ट क्या होता है वो आपको पता ही है। इंटरेस्ट अगर आप किसी से मतलब उधार में कोई चीज़ कोई पैसा लाओगे तो उस पे जो किसी टाइम पीरियड के लिए, तो जब आपने रिटर्न करना होगा तो आपने कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना होता है जो आपने ओरिजिनली लाया था, तो वही इंटरेस्ट कहलाता है। चाहे आपने किसी को या तो आपने वो किसी ये से उधार लाया या किसी को उधार दिया, तो वो जो जितने टाइम पीरियड के लिए आप पैसा रखोगे तो उस पे मतलब एक्स्ट्रा पैसा जो आपने देना होता है तो उसको ही हम इंटरेस्ट कहते हैं। तो अब कुछ डेफिनेशन है। ये प्रिंसिपल क्या होता है? द मनी बोरोड और लेंट आउट फॉर अ सर्टेन टाइम इज कॉल्ड प्रिंसिपल। वो मनी जो आप या तो बारो करते हो या किसी को देते हो किसी टाइम पीरियड के लिए, तो उसको हम प्रिंसिपल कहते हैं। मतलब उधार में लाई मनी या किसी से उधार में हमने पैसा लाया या किसी को उधार में दिया पैसा, तो उस पैसे को हम कहते हैं प्रिंसिपल। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? मनी पेड पर ₹100 पर ईयर इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो मनी हम पे करते हैं पर 100 पर ईयर उसको हम कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। तभी रेट ऑफ इंटरेस्ट को लिखा जाता है 10% पर एनएम या समथिंग ऐसे ही। तो परसेंट का मतलब ही होता है पर 100, तो वही यहाँ पे हमने लिखा। फिर है टाइम। द पीरियड फॉर विच द मनी इज बोरोड और लेंट आउट इज कॉल्ड टाइम। उस पीरियड के लिए जिसके लिए हम मनी किसी से बारो करते हैं, उधार में लाते हैं या किसी को मनी उधार में देते हैं, तो उसको हम कहते हैं टाइम। और फिर है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन सम borrowed for certain period at a certain rate of interest is called simple interest। वो इंटरेस्ट जो हम किसी सम पे जो हमने किसी को उधार में दिया या किसी से लिया है उस पे हम कैलकुलेट करते हैं सर्टेन टाइम पीरियड के लिए। सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन होगा तो उसको हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। इट इज कैलकुलेटेड यूनिफॉर्मली थ्रू द टाइम पीरियड ऑन द ओरिजिनल, जो हमने ओरिजिनल अमाउंट लिया होता है जिसको हम प्रिंसिपल कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है कि ये यूनिफॉर्मली ये कैलकुलेट होता है। चाहे हम 2 साल के लिए करें 3 साल के लिए करें, हर साल ही सेम यूनिफॉर्मली कैलकुलेट होगा। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट होगा सिंपल इंटरेस्ट 10% पर ईयर, तो उसका मतलब फर्स्ट ईयर भी 10% होगा, सेकंड ईयर भी 10% हमने कैलकुलेट करना है, थर्ड ईयर भी 10% कैलकुलेट करना है ओरिजिनल अमाउंट पे, ठीक है। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में वो इंटरेस्ट चेंज होता रहता है। अगर 10% पर ईयर ही होगा, लेकिन फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट आया उसको फिर हम ऐड करते हैं प्रिंसिपल में, तो वो बन जाता है अमाउंट। तो फिर सेकंड ईयर का इंटरेस्ट फिर हमने अमाउंट पे निकालना होता है। इसी तरह से थर्ड ईयर का इंटरेस्ट सेकंड ईयर के बाद हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, उस पे निकालना होता है। तो वो मैं नीचे एग्जांपल में डिफरेंस बताऊंगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। एग्जांपल की है मैंने, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊँ, वहाँ पे आपको क्लियर होगा क्या डिफरेंस है मेन इनमें। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट भी कहा जाता है। उस पर सिंपल इंटरेस्ट यूनिफॉर्मली थ्रू द टाइम पीरियड सेम रहता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट सेम नहीं रहता है। मतलब फर्स्ट ईयर के लिए कुछ और निकलेगा, सेकंड ईयर के लिए थोड़ा बढ़ेगा क्योंकि वो अमाउंट बढ़ गया होगा, थर्ड ईयर के लिए और बढ़ेगा। जबकि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा हमने चाहे फर्स्ट ईयर के लिए निकाले, सेकंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए निकाले, हमने ओरिजिनल अमाउंट पे ही निकालना होता है। उसके बाद अमाउंट क्या होता है? द सम ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज कॉल्ड अमाउंट। प्रिंसिपल और अमाउंट इंटरेस्ट के सम को हम अमाउंट कहते हैं। मतलब जब प्रिंसिपल को हम इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो वो कहलाएगा अमाउंट। और द टोटल मनी पेड बैक टू द लेंडर, वही हुआ द टोटल मनी जो हम लेंडर को जिससे हमने उधार में पैसा लाया उसको जब हम एंड पे वापस करेंगे तो उसको ही अमाउंट कहते हैं। क्योंकि उसमें जब इंटरेस्ट भी लगेगा उस ओरिजिनल जितना हमने उससे पैसा लाया है उसमें जब हम इंटरेस्ट ऐड करेंगे फिर उसको हम वापस करेंगे तो उसी को अमाउंट कहते हैं। तो वही हमने टोटल मनी किसके बराबर होगी? वही प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो वही ये डेफिनेशन भी है।
फिर है हाफ ईयरली। क्या होता है? व्हेन इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर एवरी 6 मंथ इन अ ईयर। जब इंटरेस्ट को हर 6 महीने के लिए कैलकुलेट किया जाता है साल में, मतलब 6 महीने के बाद कैलकुलेट किया जाता है, तो उसको कहते हैं हाफ ईयरली। और पर अन्नम अगर होता तो पर अन्नम होता है साल के बाद कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह है क्वार्टरली। व्हेन इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर एवरी 3 मंथ्स इन अ ईयर, मतलब साल को हमने 4 बार डिवाइड करना है। क्वार्टरली मतलब वो 4 टाइम्स डिवाइड करना है, तो वो आएगा, एक पीरियड बनेगा 3 मंथ्स का, दूसरा भी 3 मंथ्स का, तीसरा टाइम पीरियड भी 3 मंथ्स का, और चौथा टाइम पीरियड भी 3 मंथ्स का। तो मतलब 3 मंथ्स के बाद हम इंटरेस्ट जब कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम कहते हैं क्वार्टरली। उसके बाद है फार्मूला। ये बेसिक फार्मूला है, आपने पहले भी पढ़ा होगा और इम्पॉर्टेंट भी है, ये टिप्स पे होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के लिए है क्या फार्मूला है? सिंपल इंटरेस्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं SI से। ये मैंने ऊपर भी ये सिंबल्स यूज किए हैं साथ में, जैसे प्रिंसिपल के लिए P है, रेट के लिए R है, टाइम के लिए T है, सिंपल इंटरेस्ट के लिए SI है, इसी तरह। तो यही सिंबल हम आगे यूज करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो इसको सिंबल में फिर लिखा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो ये हुई सिंपल इंटरेस्ट। अब अगर हमने निकालना हो तो इससे निकल जाएगा। अब यहीं से सिंपल इंटरेस्ट से अगर रेट निकालना हो, कई क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट गिवन होगा, रेट हमने निकालना होगा, तो वो यहीं से निकलेगा। तो रेट कैसे निकलेगा? अब देखो यहीं से निकलना, ये क्रैम नहीं करना, ये तीनों, ये भी और ये भी, ये इससे ही निकलते हैं। रेट के लिए R है, R इधर ही रखना है, आपने अपनी जगह इधर ही रखा, और इस 100 को मल्टीप्लाई किया S से, ये नीचे है तो ये ऊपर क्रॉस किया, मल्टीप्लाई आया 100 इंटू SI इस साइड, और प्रिंसिपल इंटू टाइम यहाँ पे ऊपर था तो इस साइड लाएंगे तो ये अपान में आएगा प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो रेट की वैल्यू, अगर रेट निकालना होगा वो आएगा 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। इसी तरह से प्रिंसिपल अगर निकालना हो, प्रिंसिपल रहेगा इधर ही, तो 100 मल्टीप्लाई होगा सिंपल इंटरेस्ट से, आया 100 इंटू SI, अपान में आएगा रेट इंटू टाइम, तो आया अपान में रेट इंटू टाइम। इसी तरह टाइम निकालना होगा, टाइम अपनी जगह रहेगा 100 इंटू SI, फिर अपान में प्रिंसिपल इंटू रेट। आपने सिर्फ ये याद रखना, तो ये आप फिर वहीं पे एग्जाम में भी कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी 3 ये क्रैम नहीं करने हैं, ऐसे भी ये याद रहेंगे। अगर एक भी रखोगे याद ऊपर, तो तीनों में 100 इंटू SI, 100 इंटू SI, 100 इंटू SI आएगा, रेट, प्रिंसिपल और टाइम के केस में। और नीचे आएगा डिनोमिनेटर में क्या आएगा? डिनोमिनेटर में आएगा 3 टर्म्स है ये, रेट, प्रिंसिपल और टाइम। रेट का निकाल रहे हैं तो प्रिंसिपल इंटू टाइम आएगा, प्रिंसिपल का निकाल रहे हैं तो रेट इंटू टाइम आएगा, टाइम का निकालेंगे रहे हैं तो प्रिंसिपल इंटू रेट आएगा। तो आपने ये पहला वाला याद रखना, तो ये यहीं से निकल जाएगा। फिर है हमारा फार्मूला नंबर 2। अमाउंट किसके बराबर होता है? मैंने ऊपर भी बोल दिया, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, तो अब सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो वही फिर सिंबल में लिखा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल के लिए P हमने लिखा, सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो इसी को जब हम लिखते हैं अमाउंट को, इसी को जब हम आगे करेंगे सिंप्लीफाई, तो प्रिंसिपल को हमने कॉमन निकाला, P को, यहाँ भी है P, यहाँ पे भी है P, तो P निकाला कॉमन हमने, तो यहाँ पे बचा 1, फिर तो यहाँ पे बचा R इंटू टी अपॉन 100, तो वही लिखा 1 प्लस RT अपॉन 100। ठीक है, P को कॉमन निकाल के ये वाला फार्मूला इस फॉर्म में आ गया। अब जो मैं बता रहा था कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है, वो मैं बताता हूँ। अब वो है एग्जांपल से क्लियर होगा आपको। फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल है हमारे पास 100, रेट है पर एनम 10%, मतलब पर ईयर 10% है, टाइम है 3 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट भी यही एग्जांपल लेनी है हमने, और कंपाउंड भी। अब देखो जब सिंपल इंटरेस्ट हमने निकालना हो फॉर फर्स्ट ईयर के लिए आएगा प्रिंसिपल इंटू जो रेट होगा, प्रिंसिपल रेट कितना है 10/100, तो 100 कैंसिल होगा, तो फर्स्ट ईयर के लिए आया सिंपल इंटरेस्ट 10। इसी तरह सेकंड ईयर के लिए निकालेंगे, तो सेकंड ईयर के लिए भी आएगा 100 इंटू रेट 10/100 10, तो 100 कैंसिल होगा तो आया 10। थर्ड ईयर के लिए निकालेंगे, थर्ड ईयर के लिए भी आएगा 100 इंटू 10/100, 10/100 है ये रेट वाला, 10% है तो 10/100, तो 100 कैंसिल हो गया तो 10 आया। तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? 10 + 10 + 10 इक्वल टू 30, तो टोटल आया 30। अगर अब हम ये फार्मूले से करते, इस फार्मूले का ये फायदा है कि एक स्टेप में सारा होता। 3 साल के लिए हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हमने 3 बार ये करना पड़ा। तो फार्मूला होता, हमने सीधा वैल्यू लिखनी थी यहाँ पे, प्रिंसिपल की वैल्यू 100, रेट की 10 और टाइम की थी 3।
अपॉन 100 कैंसिल होता है, यहाँ रेट बचता 10, यहाँ बचता टाइम 3, तो 10 इंटू 3 30, तो सीधा आता कि 3 साल के बाद जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो 30 है, ₹30 है। तो वही हमने यहाँ निकाला। तो इसको ऐसे निकालते हैं एक्सेल में। फिर अमाउंट जब हम देखेंगे, अब देखो अमाउंट की वैल्यू होती है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड पे, सिंपल इंटरेस्ट के केस में। तो प्रिंसिपल है हमारे पास 100 और अमाउंट ये सिंपल इंटरेस्ट आया 30, तो 100 प्लस 30 130 हो गया, ठीक है। अब देखो यही एग्जांपल जब हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, फर्स्ट ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे 100 इंटू 10/100। आगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी फार्मूला लिखेंगे जैसे प्रिंसिपल इंटरेस्ट ये सिंपल इंटरेस्ट के लिए लिखा। तो कंपाउंड के इंटरेस्ट जब निकालेंगे 100 आए प्रिंसिपल और फिर आया मल्टीप्लाई रेट, तो 100 कैंसिल हुआ तो हमारे पास बचा 10। इसी तरह अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में फिर अमाउंट हमने निकालना होता है। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल है 100 प्लस 10 बना 110। जो ये 110 बना 1 ईयर के बाद, यही सेकंड ईयर के लिए अब प्रिंसिपल बनेगा। ये बना 110, तो सेकंड ईयर के लिए यही प्रिंसिपल है हमारे पास। जो सेकंड ईयर के लिए अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, अब हमने इस पे निकालना है ना कि 100 पे। जबकि सिंपल इंटरेस्ट के केस में तीनों ईयर के लिए हमने ओरिजिनल जो हमारा प्रिंसिपल होता है, ओरिजिनल जो हमारा अमाउंट होता है उस पर निकालते हैं। ओरिजिनल है हमारे पास 100, फर्स्ट ईयर के लिए भी हमने 100 यूज किया, सेकंड ईयर के लिए भी, थर्ड ईयर के लिए भी। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में फर्स्ट ईयर के लिए हम ये यूज करेंगे ओरिजिनल, तो सेकंड ईयर के लिए फिर अमाउंट जब हम निकालेंगे, ये इंटरेस्ट निकालेंगे तो उसको ऐड करेंगे प्रिंसिपल में, तो निकलेगा अमाउंट। तो वही अमाउंट जो होगा वो ये क्या कहते हैं सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बनेगा। तो सेकंड ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पर सेकंड ईयर आएगा। अब ये वाला प्रिंसिपल 110 इंटू 10/100 जो रेट है, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, आया 11। तो सेकंड ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट आया 11। अब देखो यहाँ पे आ रहा था सेकंड के लिए भी 10, फर्स्ट के लिए भी 10 और थर्ड के लिए भी 10, तीनों में 10। लेकिन यहाँ पे चेंज हुआ, फर्स्ट ईयर के लिए आया 10, सेकंड ईयर के लिए आया 11। तो अब बनेगा अमाउंट कितना बनेगा सेकंड ईयर के बाद एंड में। सेकंड ईयर के एंड में अभी प्रिंसिपल है 110, तो 110 को हमने ऐड करना है ये वाला इंटरेस्ट। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, 11 ऐड किया तो बना 121। तो फिर थर्ड ईयर, अब थर्ड ईयर के लिए जब निकालना होगा तो हमारे पास प्रिंसिपल क्या है, अब ये जो सेकंड ईयर के एंड में अमाउंट बना, ये थर्ड ईयर के लिए अब बनेगा हमारे पास प्रिंसिपल। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल 1/1 इंटू रेट की जो वो है 10%, 10/100। तो इसको जब हम देखेंगे तो ये 0 और ये 0 कैंसिल होगा, तो ये बचेगा 121/10, तो ये बनेगा 12.1। तो थर्ड ईयर के लिए निकला 12.1, फर्स्ट के लिए 10, सेकंड के लिए 11, थर्ड के लिए 12.1। तो अब अमाउंट जब निकालेंगे ओवरऑल, तो ओवरऑल बनेगा जो थर्ड ईयर पे जो हमारा प्रिंसिपल था 121, इस पे ऐड करना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट 12.1, ये बनेगा 133.1। तो जो हमारा एंड पे अमाउंट आया वो आया 133.1 जब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के मेथड से निकाला। जबकि सिंपल इंटरेस्ट की मेथड से रेट तो सेम है, रेट यहाँ भी 10% है, यहाँ भी 10% है, टाइम यहाँ भी 3 ईयर, यहाँ भी 3 ईयर, प्रिंसिपल यहाँ भी 100, यहाँ भी 100। लेकिन यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट से जब निकाल रहे तो हमारे पास एंड पे अमाउंट आ रहा था 130, लेकिन यहाँ पे निकाल रहे थे यहाँ पे आ रहा है 133.1, मतलब ज़्यादा आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है फर्स्ट ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम होते हैं, लेकिन सेकंड ईयर थर्ड ईयर के लिए सेकंड ईयर से आगे ये कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से बढ़ जाता है। यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 11, मतलब ज़्यादा आया। यहाँ फिर थर्ड ईयर के लिए यहाँ 10, यहाँ पे 12.1, तो ज़्यादा आया। फोर्थ ईयर के लिए और ज़्यादा आएगा, तो इसलिए ये आगे बढ़ता जाएगा। तो यही मेन डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का, कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो यूनिफॉर्मली, जो मैंने यहाँ पे लिखा था, इट इज़ कैलकुलेटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द टाइम पीरियड। पूरे टाइम पीरियड के लिए ये मतलब यूनिफॉर्मली कैलकुलेट होता है। मतलब 10 आया फर्स्ट ईयर के लिए भी, सेकंड ईयर के लिए भी 10, थर्ड ईयर के लिए भी 10, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में चेंज होता गया। फर्स्ट के लिए 10, सेकंड के लिए 11, थर्ड के लिए 12.1। तो ये था मेन इनमें डिफरेंस। और आगे हम इसके लिए फार्मूला भी पढ़ेंगे डायरेक्ट, ताकि एग्जाम में जब करना हो डायरेक्ट एक स्टेप में निकले, नहीं तो ये 1 ईयर करके ये लंबा बनता है बहुत। Thus in compound interest the interest paid or charged is never simple। इसलिए therefore मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट है वो सिंपल नहीं होता है।
कभी भी सिंपल नहीं होता है क्योंकि ये चेंज होता रहता है। द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं जो हमें अमाउंट निकलेगा प्रीवियस ईयर का, जो हमने देखा कि फर्स्ट ईयर के एंड में जब अमाउंट जो बनता है उस पर हम सेकेंड ईयर में फिर वही सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल बन जाता है और उस पर ही हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। और फिर नोट है कुछ, डे ऑन विच मनी इज बारोड इज नॉट काउंटेड बाय द बट द डे ऑन विच मनी इज रिटर्न इज काउंटेड। जिस दिन हम मनी को बारो करते हैं, उधार में लेते हैं, उसको हम काउंट नहीं करते हैं। मतलब हमने 3 मंथ के लिए, जैसे आज है 12 अगस्त, आज हमने बारो किया तो आज का ये दिन काउंट नहीं होगा, लेकिन जिस दिन हमने रिटर्न करना होगा वो दिन काउंट होगा। फॉर एग्जांपल हमने 30 ये अगस्त को वापस करना है तो वो दिन काउंट होगा। तो मतलब कल से लेके 30 अगस्त तक जितने दिन बनेंगे इतने पे इंटरेस्ट लगेगा। फिर है व्हेन नंबर ऑफ डेज इज कन्वर्टेड इनटू ईयर वी ऑलवेज डिवाइड द नंबर ऑफ डेज बाय 365 वेदर इट इज अ लीप ईयर और एन ऑर्डिनरी ईयर। अगर हमें मतलब कुछ उन्होंने बोला होगा कि कुछ इंटरेस्ट निकालना है कुछ डेज के लिए, तो उसको कैसे हम करेंगे, वहाँ पे रेट दिया होगा पर एनम, मतलब पर ईयर दिया होगा रेट इंटरेस्ट का, और हमने निकालना है मतलब मंथ का निकालना होगा, 30 डेज का, 36 डेज का। तो उसको जब ईयर में कन्वर्ट हम करेंगे वो कैसे करेंगे, तो हम डिवाइड करेंगे जितने दिनों का हमने निकालना है, वी ऑलवेज डिवाइड द नंबर ऑफ डेज बाय 365। तो जितने नंबर ऑफ डेज के लिए हमने निकालना है तो उसको डिवाइड करेंगे 365 से, क्योंकि एक ईयर में 365 डेज होते हैं लेकिन लीप ईयर में 366 होते हैं। तो हमने चाहे लीप ईयर हो, वेदर इट इज लीप ईयर और एन ऑर्डिनरी ईयर, चाहे ऑर्डिनरी ईयर हो या लीप ईयर हो, हमने जब इसको कन्वर्ट करना होगा नंबर ऑफ डेज को ईयर में तो हमने डिवाइड करना है दोनों के केसेस में 365 से, क्योंकि लीप ईयर तो 4 साल के बाद आता है तो इसलिए ऑर्डिनरी वाला ही यूज किया जाएगा। उसके बाद है, ये भी इंपॉर्टेंट नोट है, ये मैंने पीछे बता भी दिया। फॉर फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हमने पीछे देख भी लिया एग्जांपल में कि फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट भी 10 आ रहा था और कंपाउंड इंटरेस्ट भी 10 आ रहा था। तो पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन इसके बाद सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड सो ऑन, जब हम आगे ये इंटरेस्ट देखेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा होगा हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने वहाँ पे सेकंड ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट 11 निकला था तो सिंपल इंटरेस्ट 10 था, तो वो बड़ा था 11-10 से। थर्ड ईयर के लिए 12.1 था, ये सिंपल इंटरेस्ट 10 था, तो थर्ड ईयर के लिए भी 10 बड़ा था। सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए ये इक्वल होते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और आगे जितने भी हम जाते रहेंगे तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा बड़ा होगा सिंपल इंटरेस्ट से। अब कुछ फार्मूले हैं, अब है ये कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। सिंपल इंटरेस्ट के लिए हमने पढ़ लिया पीछे, अब कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए है फार्मूला। इफ प्रिंसिपल इक्वल टू पी, रेट इक्वल टू R% पर एनम मतलब पर ईयर, एंड टाइम इक्वल टू टी ईयर, और टाइम है टी ईयर। कहीं पे होगा टाइम इक्वल टू एन भी लिखा होगा, एन ईयर, तो यहाँ पे हमने टी लिया तो ये कंफ्यूज नहीं होना। देन कंपाउंड अमाउंट इक्वल टू कंपाउंड अमाउंट कितना बनता है, P इंटू 1 प्लस R/100 पावर टी, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर टी। ठीक है, तो टी है टाइम, तो कहीं पे होगा एन, तो एन ये कंफ्यूज नहीं होना कि एन क्या है और टी क्या है, तो ये सेम है। एन भी वहाँ पे टाइम के लिए एन लिया होगा, यहाँ पे हमने टाइम के लिए टी लिया है, आगे हमने भी शायद एन लिया है। और फिर जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो इंटरेस्ट अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो हमने निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या आएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, इसको इस साइड लेंगे तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, वही मैंने लिखा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 पावर टी, माइनस प्रिंसिपल के लिए पी। फिर हम पी को कॉमन निकालेंगे जैसे पीछे हमने किया, पी को कॉमन निकाला तो हमें दोनों में, क्योंकि इधर भी पी है इधर भी पी है, तो पी को कॉमन निकाला तो इधर बचा 1 प्लस R/100 पावर टी और यहाँ पे बचा 1, तो -1। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला किसके बराबर है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर टी -1। ठीक है, या ऐसे ये भी लिख सकते हो, ये भी ये सेम ही है, यहाँ पे कॉमन निकाल के, लेकिन ये वाला ज़्यादा सिंप्लीफाई रहेगा, सिंपल रहेगा। फिर है फार्मूला नंबर 4, व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली, देन जब इंटरेस्ट ईयरली कंपाउंड होगा तो अमाउंट किसके बराबर होगा, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 पावर एन। अब देखो ये हमने यहाँ पे लिखा अमाउंट इक्वल टू
प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 पावर टी। तो यहाँ पे n लिखा हमने, यहाँ पे t लिखा, तो ये कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे ये टाइम के लिए है, टाइम होगा t ईयर, तो यहाँ के लिए है, यहाँ भी n होगा t ईयर। n इक्वल टू टाइम लिखूंगा मैं इधर। तो यहाँ पे हमने t लिया था, तो यहाँ पे n लिया, ठीक है। तो अगर ईयरली कंपाउंड हो रहा इंटरेस्ट, तो अमाउंट होता है प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 पावर n। आगे हम क्वेश्चन करेंगे, वहाँ ये आपको क्लियर होगा। अगर इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है हाफ ईयरली, देन हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ के बाद, मतलब साल को साल का एक ईयर का हाफ क्या होता है 6 मंथ, मतलब 6 मंथ के बाद ये इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है। तो तब अमाउंट कितना होगा, प्रिंसिपल इंटू 1+r/2 पावर 100 इंटू 2n। यहाँ पे r/2, यहाँ पे क्योंकि ये होता था आर रेट, यहाँ पे 1 साल का पूरा है तो यहाँ पे सीधा है, यहाँ पे अब आधे साल का है तो यहाँ r/2 किया हमने, तो लेकिन यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया 2 से इस n को, ठीक है। इसी तरह से अगर इंटरेस्ट को कंपाउंड करेंगे हम क्वार्टरली, मतलब 3 मंथ के बाद, जो मैंने पीछे बोला भी क्वार्टरली क्या होता है, तो देन अमाउंट क्या होगा, अमाउंट होगा प्रिंसिपल इंटू 1+r/4 पावर अपॉन 100 पावर 4n। तो यहाँ पे अब 4 से डिवाइड होगा अपॉन 100 पावर 4n, ठीक है। आपने सिर्फ पहला वाला याद रखना, जब हाफ ईयरली होगा तो ये 2 आएगा यहाँ पे अपॉन 2, और यहाँ पे भी 2 आएगा। क्वार्टरली होगा, यहाँ पे आर के अपॉन में आएगा 4, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 4। इसी तरह से अगर मंथली, व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड मंथली, अगर इंटरेस्ट को हम मंथली निकाल रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को, तो अमाउंट किसके बराबर होगा, अमाउंट होगा प्रिंसिपल इंटू 1+r/12 अपॉन 100 इंटू ये पावर 12n। अब यहाँ पे हो रहा था क्वार्टरली, तो क्वार्टरली जब ईयर को डिवाइड करते हैं तो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो वही हमने किया, डिवाइड 4 इंटू 4 ये 4n। और हाफ ईयरली तो मतलब ईयर, हाफ ईयरली में ईयर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो अपान में 2, यहाँ भी 2। अब जब मंथली निकालेंगे तो मंथ बेसिस पे निकालेंगे, तो ईयर डिवाइड होगा 12 पार्ट्स में, तो वही हमने रेट को डिवाइड किया 12 से, मल्टीप्लाई 12n। ये एक ही फार्मूला है एक्चुअल में, ये वाला, इसके ये पार्ट्स हैं। सिर्फ आपने कंसेप्ट रखना है याद, बाकी कुछ भी नहीं। आपने ये याद रखना है तो बाकी ये याद खुद रहेंगे, इनमें क्रैम करने की कोई बात नहीं है। इनमें सिर्फ ये वाला याद रखना है सिर्फ। फिर जब हाफ ईयरली होगा तो 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, क्वार्टरली होगा अपान में 4 यहाँ पे 4 मंथली होगा अपान में 12, तो यहाँ पे 12, ठीक है। ये आपने माइंड में थोड़ा कंसेप्चुअली रखना है। नेक्स्ट है हमारा 5, व्हेन द टाइम इज फ्रैक्शन ऑफ ईयर्स। अगर टाइम फ्रैक्शन होगी ईयर्स की, तो एग्जांपल हमने ली, फिर कैसे निकालना है। एग्जांपल है 2 कंप्लीट 1/3 ईयर, मतलब 2 से ही 2 से ही 1/3 इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। व्हेन टाइम इज फ्रैक्शन ऑफ ईयर, तो एग्जांपल हमने ली 2 से ही 1/3 ईयर, साल। तो देन अमाउंट किसके बराबर होगा, अमाउंट होगा प्रिंसिपल इंटू 1+r/100। ये हमने बहुत बार बेसिक फार्मूला है, लेकिन इस पे पावर वो होगी जो इधर होगा पहले कंप्लीट वाला, ठीक है। प्रिंसिपल इंटू 1/r/100 पावर 2, ये वाला 2 है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करना है 1+r/3 अपॉन 100। इस r को अब जो यहाँ पे है इस 3 इससे मल्टीप्लाई करना है, मतलब इस r को एक्चुअल में ये होता है, r को मल्टीप्लाई करना था 1/3, तो ये बनेगा r/3, ठीक है। मतलब जो फर्स्ट वाली टर्म है वो करनी होती है पावर में, जो सेकंड वाली होगी फ्रैक्शन वाली, उसको है 1+r इंटू वो थिंग, ठीक है। यहाँ पे है 1/3, तो यही बनी फिर हमारे पास r/3, ठीक है। तो सेकंड वाली आई 1+r/3 अपॉन 100। वह रेट ऑफ इंटरेस्ट इज r1% फॉर फर्स्ट ईयर, r2% फॉर सेकंड ईयर एंड r3% फॉर 3 ईयर। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट हो, पहले साल के लिए r1% है, दूसरे के लिए r2, तीसरे के लिए r3, देन अमाउंट कितना होगा, अमाउंट होगा प्रिंसिपल इंटू 1+r1/100, फिर इंटू 1+r2/100 इंटू 1+r3/100। व्हेन a sum at the compounded rate of interest become x time in n1 year and the same sum become y time in n2 year, then अगर कोई सम मतलब कोई प्रिंसिपल वो कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब उसको हम कंपाउंड कर रहे हैं, ये इंटरेस्ट कौन सा यूज कर रहे हैं हम, कंपाउंड इंटरेस्ट,
बिकम एक्स टाइम्स इन n1 ईयर, अगर वो एक्स टाइम बनता है n1 ईयर में, खुद का एक्स टाइम, मतलब सपोज एक्स की वैल्यू 10 टाइम्स होगा, टू टाइम्स होगा, 5 टाइम्स होगा बनेगा, तो कितने सालों में, n1 ईयर में। और फिर सेम सम बिकम्स y टाइम इन n2 ईयर, और वही सम फिर वही अमाउंट बनता है फिर y टाइम n2 ईयर में। फिर रिलेशन क्या होगा, x पावर जो x पावर 1/n1 इक्वल टू y पावर 1/n2। x कौन सा है, x टाइम बना था वही, y कौन सा है, y टाइम्स, फिर n1 ईयर था तो वो x की पावर 1/n1, फिर n2 ईयर था तो y की पावर 1/n2। फिर है हमारा फार्मूला नंबर 5, इफ अ प्रिंसिपल बिकम्स n टाइम्स इन t ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट देन रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इक्वल टू, अगर कोई प्रिंसिपल बनता है n टाइम्स, खुद का n टाइम्स बनता है t ईयर्स में सिंपल इंटरेस्ट पे, मतलब सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट पे उसको हम निकाल रहे हैं, तो वो बन रहा है प्रिंसिपल n टाइम्स बन रहा है t ईयर्स के बाद, मतलब t की भी हमें कोई वैल्यू गिवन होगी, और ये n टाइम्स बन रहा है, n की भी कुछ वैल्यू होगी, सिंपल इंटरेस्ट पे निकाल रहे हैं, तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट किसके बराबर होगा, 100 इंटू n-1/t%। ठीक है, तो रेट नहीं होगा गिवन, तो रेट निकलेगा यहाँ से। फिर इसी तरह से सेम यही फार्मूला है यहाँ, लेकिन यहाँ पे हमने रेट निकाला था, तो यहाँ पे हमने टाइम निकालना है। इफ अ प्रिंसिपल बिकम्स n टाइम्स इन t ईयर, लेकिन यहाँ पे t अननोन है, हमें पता नहीं है t की वैल्यू, एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ r% पर एनम, देन r की वैल्यू भी यहाँ पे गिवन होगी, n की भी, और अमाउंट प्रिंसिपल का भी पता होगा, लेकिन ये टाइम का पता नहीं होगा। तो टाइम जब निकालना होगा तो आएगा 100 इंटू n-1/r, तो ये यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। ये फार्मूला यहीं से निकलता है, r इक्वल टू 100 इंटू n-1/t%। तो जब t निकालना होगा, t इधर जाएगा क्रॉस करके, r इधर आएगा नीचे, तो वही हमने लिखा t इक्वल टू 100 इंटू n-1/100 ईयर, n-1/r ईयर। फिर है फार्मूला नंबर 7, इफ अ सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम n टाइम इन t1 ईयर एंड m टाइम्स इन t2 ईयर, देन t2 विल बी गिवन एज, अगर कोई अमाउंट, कोई सम ऑफ मनी है, वो सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे n टाइम्स बन रहा है t1 ईयर में, मतलब कुछ टाइम बन रहा है, चाहे वो 2 टाइम्स होगा, 3 टाइम्स होगा, लेकिन t1 ईयर में t1 भी गिवन होगा, n की भी वैल्यू गिवन होगी, एंड m टाइम्स इन t2 ईयर, और फिर बनता है सेम अमाउंट बनता है t2 ईयर्स में m टाइम, मतलब t2 की वैल्यू कुछ और होगी m टाइम, देन t2 विल बी गिवन है, तो t2 की फिर गिवन होगा, t2 हमें निकालना होगा, t2 अगर t2 की वैल्यू नहीं गिवन होगी तो हमने निकालना है, तो t2 की आएगी m-1/n-1 इंटू t1। तो यहीं से t1, अगर t1 नहीं होगा गिवन, t2 गिवन होगा, तो t1 भी हम निकाल सकते हैं, t1 इधर ही रहेगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा t2 इंटू n-1/m-1। ठीक है, अगर ये भी गिवन होगा, ये भी गिवन होगा, n भी गिवन होगा, तो m की वैल्यू भी निकाल सकते हैं इसी फार्मूले से, इसी तरह से n की भी हम निकाल सकते हैं। तो जर्नल फार्मूला ये है। फिर है फार्मूला नंबर 8, इफ अ सम ऑफ मनी इन अ सर्टेन टाइम बिकम्स n टाइम्स एट r1 रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड m टाइम्स एट r2 रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन r2 इक्वल टू, ये फार्मूला ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ पे टाइम के लिए रिलेटेड था और यहाँ पे रेट के लिए रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे t2 है, r2 है, यहाँ पे t1 है, r1 है, बाकी m-1 n-1। अगर कोई सम ऑफ मनी है, कोई अमाउंट है, कोई प्रिंसिपल है, वो बनता है सर्टन टाइम में, किसी टाइम पीरियड में वो बनता है n टाइम, खुद का n टाइम्स बनता है, और रेट है r1 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और फिर m टाइम्स बनता है एट r2 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, देन r2 इक्वल टू m-1 इंटू r1। ये फार्मूला और ये फार्मूला इंटरलिंक्ड है, अगर एक ही करोगे तो दूसरा भी याद रहेगा, सिर्फ t2 की जगह r2, t1 की जगह r1। इसी तरह से ये फार्मूला और ये फार्मूला भी, इनमें भी एक ही करना है आपने, तो टी को फिर शिफ्ट करना है इधर, r को इधर शिफ्ट करना है, तो ये भी हो जाएगा एक से ही, दो फार्मूले। अब है फार्मूला नंबर 8 हो गया। फार्मूला नंबर 9, if the difference between compound interest and simple interest on a certain sum at r% per annum for 2 years is d, अगर डिफरेंस होगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पे ऑन अ सर्टेन सम, मतलब कोई प्रिंसिपल होगा और रेट होगा r% पर एनम फॉर 2 ईयर्स,
इज रुपीज डी। मतलब 2 साल के लिए हम देख रहे हैं, तो डिफरेंस आ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 8% पर एनम जो रेट पे आ रहा है, उन पर उनका डिफरेंस रुपीज डी। तो उस डी की वैल्यू क्या होगी, वो डिफरेंस क्या होगा, वो होगा प्रिंसिपल इंटू r/100 इसको ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रिंसिपल इंटू r/2/100 कहीं पे ऐसे ही होगा, किसी बुक पे ऐसे ही होगा, प्रिंसिपल इंटू r/2/100। तो ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब है फार्मूला नंबर 10। इफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट r% पर एनम फॉर 3 ईयर्स इज रुपीज डी। पीछे हमने निकाला डिफरेंस 2 ईयर्स के लिए और यहाँ पे 3 ईयर्स के लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस हम निकाल रहे हैं ये 3 ईयर के लिए r% पर एनम पे, तो और वो डिफरेंस हमें गिवन है डी, मतलब डी की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो वो डी किसके बराबर होगा फिर, देन डी इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू r+100/100 फिर r/100 ठीक है। सिर्फ एक स्टेप बढ़ गया, ये वाला r+100/100, यहाँ पे 300 है, सॉरी। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकाल रहे हैं, किसी अमाउंट कोई प्रिंसिपल गिवन होगा और r% पर एनम रेट होगा और 3 साल के लिए निकाल रहे हैं, और वो डिफरेंस किसके बराबर है, डी के बराबर, तो फिर उस डी की वैल्यू क्या होगी, प्रिंसिपल इंटू रेट प्लस 300/100 इंटू r/100 जो पीछे किया 2 ईयर्स के लिए, तो वहाँ पे था प्रिंसिपल इंटू r/100 तो लेकिन अब 3 ईयर्स के लिए ये वाली टर्म ऐड हो गई, तो ये एक एक्स्ट्रा आपने याद रखनी इसमें। तो ये थे कुछ फार्मूले, कुछ ये ज़्यादा नहीं है तो ऐसे नंबरिंग में 10, लेकिन ये इंटर रिलेटेड है तो ये कम ही बनते हैं आप अगर अच्छे से पढ़ोगे इनको। तो आगे हम क्वेश्चन अब करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, अब जितने भी बनेंगे, तो इस लेक्चर को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।